मल्टी-बैगर स्टॉक साबित होगा और इट मे बी कि ये आने वाले टाइम का आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक बने। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए हम इसका पार्ट 2 एनालिसिस करते हैं और मेनली आज की वीडियो में हम कवर करेंगे Q4 के रिजल्ट्स और किस बेस पे हम लोग फिर दोबारा कह रहे हैं कि ये बैंक बहुत बेहतरीन है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बैंक बन सकता है। हम उस सब बातों का आज दोबारा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। हम आ गए हैं स्क्रीनर पर की हेल्प से हम आज की वीडियो को बना रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी जो स्टॉक का पीई है वो 16.8 है, मतलब अभी मार्केट में वैल्यूएशन मिलना काफी बाकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दूसरी कंपनीज हैं, जो इसकी पीयर्स कंपनी है, उनके उनका जो पीई है 25 18 काफी हायर उस पे रैंक कर रहा है, 19 पे 62 पे यस बैंक का। तो अभी अगर इस बैंक को भी सभी का अट्रैक्शन मिलता है, मार्केट में वैल्यूएशन मिलती है, तो इसका पी ऊपर आना बहुत लाजमी है और जिसके कारण पी एक्सपेंशन के कारण हमें इस स्टॉक के मार्केट प्राइस में मूवमेंट का काफी फायदा होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमने आज से 4 महीने पहले लगभग दिसंबर में इस कंपनी को हमने बताया था, डिस्कस किया था और उस टाइम ये कंपनी कहीं न कहीं 53-54 के रेशियो पे ये मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रही थी और आज हम देखते हैं कि विदिन 4 मंथ्स ये अभी अपना 64.15 का पीक बना के जस्ट थोड़ा-सा डाउन 63-64 पे अभी ये ट्रेड कर रही है। तो विदिन विदिन 4 मंथ्स में इस स्टॉक ने लगभग 20-25% का रिटर्न दिया है और अगर लास्ट 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो नो डाउट रिटर्न बहुत बेहतरीन है। हमने इस स्टॉक को हमने ट्रैक करना शुरू किया था लगभग 30-32 के पॉइंट्स पे और आज ये देखिए उसको भी एक साल भी नहीं हुआ है। जून जुलाई का मंथ था जब ये 30 और 30 के रेंज में चलता था और आज ये मई के स्टार्ट में 65 पे है, तो ऑलरेडी ये पीछे से स्टॉक डबल कर चुका है और ये कोई बबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पीई का एक्सपेंशन अभी भी आना बाकी है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ मिल रही है और अभी-अभी इनका Q4 का रिजल्ट आया है और Q4 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन था। हम Q4 के रिजल्ट पे चलते हैं और हम देखते हैं कि इन्वेस्टर ने जो प्रेजेंटेशन दी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है और कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये बैंक आने वाले टाइम का एक बहुत ही बेहतरीन बैंक होने वाला है। ये देखिए पूरी समरी है इस ग्लांस एट ए ग्लांस मीन्स एक एक ही दृश्य में हम सब देख सकते हैं कि कैसे ये बढ़ रहा है। लोन एडवांसेस 24% वाई बढ़े हैं। एक बैंक के लिए लोन का बढ़ना काफी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बैंक्स जो चलती हैं वो लोन्स के बेस पे चलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 24% वाई बढ़ रहा है। कस्टमर से डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, मतलब कस्टमर के अकाउंट बढ़ रहे हैं, कस्टमर अपना डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं। एक बैंक के लिए यही होता है, कस्टमर आए अपना डिपॉजिट रखें और ऐसे कस्टमर भी आए जो कि लोन ले, और उसी का ही डिफरेंस जो होता है वो हमेशा उनके लिए फायदे का होता है, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट रेट देते हैं जो डिपॉजिट करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं जो उनसे लोन लेते हैं। तो आप देखिए दोनों में ही काफी इनके इन बढ़ का स्कोप काफी बढ़ रहा है इनका। हम अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल ईयर 22 में 0.08 था। आरओए आज 1.18 हो चुका है। आरओए पे और आरओई पे अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमने पहले भी वीडियो किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर उनको देखिएगा। हम बात करते हैं ग्रॉस एनपीए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है बैंक के लिए नॉन प्रॉफिट एसेट्स की, जहाँ पर वो समझते हैं कि ये अब पैसा हमने लोन में दिया है और ये वापस आने वाला नहीं है। तो वो भी देखिए कि काफी काफी डाउन साइड है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए इनका। डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा कर चुके हैं, रिटेल में ये 76% का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप सबसे अच्छा रेशियो इसको कासा रेशियो देखिए, करंट अकाउंट से अकाउंट रेशियो को 49.8% पे है। बहुत अच्छा है, इस रेशियो को मान सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा कासा कासा मिलना बहुत ही रेयर रहता है बैंक के लिए। पैड जो है इनका वो काफी बड़ा है और आज ये पैड जो है फिर अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर से 145 करोड़ को बढ़ा के अब ये 2437 करोड़ का पैड कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी हम देखते हैं इस बैंक में हमारा बिलीफ
काफ़ी बुलिश है। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये किसी भी प्रकार का एक कोई भी सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ये इनका हिस्ट्री है। हम सबको जो बैंक्स जिस भी स्टॉक को हम फॉलो करते हैं, उसमें हमें ज़रूर उनके रिजल्ट्स को, उनके उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री को ज़रूर हमें फॉलो करना चाहिए। उनके कॉन कॉल में हिस्सा लेना चाहिए। कॉन कॉल में हिस्सा नहीं लेते हैं तो कम से कम उनकी कॉन कॉल्स को सुनना चाहिए। तभी हमें एक ऐसा हम एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो अभी हम आज के आगे उसमें चलते हैं। और ये देखो, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने कासा का डिपॉजिट को कैसे 4 ईयर में 74% का सीएजीआर से इसको बढ़ाया है। जब ये मर्जर के टाइम पे 5,000 की रेंज में ये कासा डिपॉजिट्स करते थे 1 करोड़ में। आज देखिए ये इन्होंने इसको इंक्रीज करके 71,000 की रेंज में लाए हैं। और 4 ईयर का जो एवरेज है वो 74% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कस्टमर्स का भी जो पैसा है वो काफी 36% की वाई वाई सीएजीआर से बढ़ा है। तो ये कोई मामूली चीजें नहीं है। अगर हम इसी जगह दूसरी बैंक्स को देखेंगे तो इस स्पीड से नहीं चीजें बढ़ रही होती हैं, क्योंकि ये बैंक में हमने हम इस बैंक में हमने हमेशा कहा है कि कोई भी बिजनेस है वो क्यों चलता है, उसके लीडर पे डिपेंड करता है। और इस बैंक का जो लीडर है वो अपने आप में एक मिसाल है। मिस्टर वैद्यनाथन हैं, जो कि जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने आईसीसी बैंक के रिटेल सेगमेंट को खड़ा किया। उन्होंने और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और एसएससी बैंक के भी मेंबर्स रह चुके हैं। और इनका काफ़ी सिटी बैंक में इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। और आज ये अपना एक खुद का बैंक कर रहे हैं। तो हम सबको एक बड़ी आशा है, और बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, बहुत ही काइंड हार्टेड एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि नहीं, ये बैंक अच्छे हाथों में है और काफ़ी अच्छा कर सकती है। आप देखिए कि जहाँ रिटेल डिपॉजिट से 27% होता था दिसंबर 18 में, वो बढ़ के 76% हो गया है। और यही बैंक की असली ताकत होती है और अच्छे बैंक की पहचान होती है, क्योंकि होलसेल डिपॉजिट्स को तो कोई बढ़ा लेता है, लेकिन उसी से ही हमारा एनपीए बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो है वो आप देखेंगे कि इसमें रिटेल रिटेल डिपॉजिट्स में इसका शेयर काफी काफी बढ़ चुका है। और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये बैंक जो है बहुत अच्छा करने वाला है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर, हम आगे बढ़ते हैं लोन एंड एडवांसेस की तरफ। तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हर तरह के इन्होंने लोन्स हैं, जिसके कारण क्या है कि एक ही जगह कंसंट्रेशन नहीं है। इससे डी रिस्किंग होती है इससे काफी। और डी रिस्क होने के कारण बैंक को काफी चांस होते हैं कि लॉसेस ना हो, एनपीए ना बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि कितने कितने सेगमेंट्स में, क्रेडिट कार्ड में, रूरल फाइनेंसेस में, कंज्यूमर लोन्स में, सब में ये लोग हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। इनकी ब्रांचेस बहुत आगे बढ़ रही हैं और नई नई ब्रांचेस ये खोल रहे हैं। ये इन्होंने बताया है कि इन्होंने इस एसेट्स को, बॉन्ड आउटस्टैंडिंग को भी कैसे कम किया है, अपने डेट को कम किया है इन्होंने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं इस बैंक में चेक बाउंसेस का, देखिए रेशियो कितना कम हो चुका है। जो प्री कोविड पे 9.9% होता था, आज वो 6.6% पे आ चुका है। एफिशिएंसी काफी बैंक की बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल हम ये सब देख रहे हैं तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस बैंक में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। और अभी हमें नहीं लगता है कि ये बैंक अभी पीछे मुड़ के देखने वाला है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बैंक एक मर्जर से आया था, जिसमें कि आईडीएफसी और फर्स्ट कैपिटल दोनों ने मर्जर करके फिर इसको आगे बढ़ाया था। तो जब मर्जर होता था तो काफी इसके एनपीएस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो उस कारण से इस बैंक में एक स्ट्रेंथ, एक स्टार्टिंग में वीकनेस थी, लेकिन आज वो वीकनेस पीछे हो रही है। और हम देख रहे हैं, देखिए आप 4 ईयर का सीएजीआर देखिए, वाई वाई ग्रोथ जो कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम में, 27% का वाई वाई ग्रोथ करा है, जो एक बैंक के लिए काफी स्ट्रेंथ है। ऐसे देखिए फीस में इन्होंने 54% का वाई वाई ग्रोथ किया है, वो भी अपने आप में काफी स्ट्रेंथ रखता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस बैंक में ओवरऑल काफी मूवमेंट है, काफी पॉजिटिविटी है। लायबिलिटीज को रिड्यूस कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स, होलसेल बैंकिंग, ये सब इसमें इनकम रेशियो को इन्होंने देखा है कि एक इंक्रीजिंग उस पे है। प्रॉफिट भी देखिए, 4 ईयर का सीएजीआर 43% है। तो काफी अच्छा बैंक ने इसमें यहाँ समझाया है। और हमें भी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बैंक अब काफी अच्छा कर रहा है।
और आने वाले टाइम में हमें हमें उम्मीद है कि ये जो बैंक है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। हम वापस आते हैं इस पे आईडीएफसी स्क्रीनर पे आप कभी भी किसी बैंक का किसी भी स्टॉक का ये समझना चाहते हैं कि ये कहाँ पे ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, कौन कॉल होती है, तो हम इसके बॉटम में आके यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने कॉन कॉल्स में अपना क्या कॉन कॉल्स में क्या बोला था और प्रेजेंटेशन क्या दिया था। कॉन कॉल्स को अगर हम यूट्यूब पे भी रहता है, अदरवाइज हम उसको पढ़ सकते हैं कॉन कॉल्स को, जिसमें ये बताते हैं कि कोई इनसे क्वेश्चंस कर रहा है तो क्या क्वेश्चंस थे और उन्होंने उसका क्या रिप्लाई किया। तो आज हम इस वीडियो को यही कह के हम लोग क्लोज करेंगे कि इस बैंक में हम अभी भी काफी बुलिश हैं, लेकिन कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस बैंक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने काफी डिटेल में बताया कि बैंक क्या है, कैसे आया, कौन इसको चला रहा है और कैसे ये इसको सभी लोग कहते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक बन सकता है, जो कि आज की डेट में 1600-1700 के लेवल पे है। कभी वो बैंक भी बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन आज इस बैंक की शुरुआत हुई है, अभी नेसेंट स्टेज में है, अर्निंग्स ग्रोथ काफी आनी बाकी है। तो हमें होना चाहिए, हमारे हमेशा एक मोटिव होना चाहिए कि हम अर्ली फाइंडर्स बने। हम ऐसे ऐसे कंपनीज को पहचाने जो कि अपनी नेसेंट स्टेज में हो, अर्ली स्टेज में हो और आने वाले टाइम में काफी अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कुछ फायदा कर पाएंगे, अदरवाइज हम ओनली लार्ज कैप्स वगैरह में रहते हैं तो हमें केवल अर्निंग्स का ही ग्रोथ का ही एक मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी हाई रहते हैं और उस वैल्यूएशन पे हमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई फायदा वैल्यूएशन का नहीं मिल पाता है। तो हम ये कहते हुए आज का वीडियो स्टॉप करते हैं और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब